welcome to all of you. I am Upendra Singh Negi and I am going to teach you class 12 फिजिक्स। तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो श्रेणी और श्रृंखला हमने शुरू की रही है, उसमें मैंने कल आपको इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स जो यूनिट है आपके पास, उसका जो पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। तो आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपके समझ में पूरा आया होगा कि हमने कैसे इलेक्ट्रिसिटी और कैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, कैसे कूलॉम्स लॉ, कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल और कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन करा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और तभी आपको आज की वीडियो समझ में आ सकती है। तो प्लीज गाइज वो वीडियो देखिए, तभी आपको आज का समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आपके समझ में वो वीडियो नहीं आएगी तब तक आप आज का सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के मूवमेंट, जैसे एक्सियल, नॉन एक्सियल, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो उसे शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे कि दोस्तों हमने कल डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्रिएट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो यही इसकी इंटेंसिटी होती है। तो बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के ही पूछे जाते हैं, उन डेरिवेशन को मैं करा देता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन। तो चलिए उनको ही डिस्कस करते हैं। उनमें से जो पहला है वो है एक्सियल कंडीशन यानी कि अच्छी स्थिति पर, और दूसरा है दूसरा इक्वेटोरियल, और जो तीसरा है वो है किसी भी बिंदु पर यानी एट एनी पॉइंट। उनको मैं लिख देता हूं, उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसे हम बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर, जो पहला हमारे पास टाइप्स आता है। दूसरा आता है कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर, और तीसरा आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। तो चलिए दोस्तों इनमें से पहला मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। पहला है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल कंडीशन, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उसकी ओर और उसकी डेरिवेशन की ओर। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है एट एक्सियल कंडीशन, तो जो हमारे पास ये कंडीशन है एट एक्सियल कंडीशन, इसमें हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया एक डाइपोल होता है, ये एक डाइपोल है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं। ये हमारा ए और ये हमारा बी। यहां से पी पॉइंट पर यानी एक्सियल कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच की लेंथ आप सब जानते हैं कि 12 होती है। यहाँ पे इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका ओ। ठीक है दोस्तों, तो जी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी इस पॉइंट पे। यहाँ के लिए आपका आता है E1, यहाँ पे आता है आपका E2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ट्रेवल कर रही हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ। आपकी थ्योरी तो आप लिख देंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो थ्योरी तो आप समझ करके लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी डेरिवेशन करा देता हूँ।
तो पहले हम तीव्रता निकालते हैं कि इस पॉइंट से यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी लग रही है जैसे मूवमेंट करेगा। तो अभी हम एक्चुअल कंडीशन में कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक की मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ। ये है आपकी आर, यहाँ की यहाँ तक की हो जाएगी आर माइनस एल। क्योंकि देखिए दोस्तों ये एल और एल, ये इतना एल और इतना एल यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर माइनस एल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर प्लस एल, जो बी से पी पॉइंट की डिस्टेंस है। तो ये वैल्यूज मैंने आपको बता दी। अब बहुत ही इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो पहले हम इंटेंसिटी निकालते हैं। तो मैं पहले E1 निकाल देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो E1 आएगा वो आएगा आपका, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप सब लोग जानते हैं। और के मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम इस पे परमिटिविटी में ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे परावैद्युतांक, दिस इज परमिटिविटी यानी परावैद्युतांक। अब देखिए दोस्तों परमिटिविटी होता क्या है, ये एक एबिलिटी है जिससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो स्टोर होता है। यानी परमिटिविटी इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो होप सो दोस्तों कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम इसमें परमिटिविटी में लेते हैं। तो इसमें जो Q1 है आपका, आपको ये दिख रहा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी प्लस Q से E1 की डिस्टेंस, क्योंकि पहला जो E1 आपका लग रहा है वो प्लस Q से लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा E इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो जो दूसरा इंटेंसिटी आपकी लगेगी यानी इस पॉइंट से यहां तक, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये यहां से लग रहा है और ये यहां से लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमें E की वैल्यू निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 है तो ऑब्वियसली हमने 11th में पढ़ा है कि रिजल्टेंट या तो कैंसिल हो गया तो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2। पर हमें पता है कि यहाँ पे E2 नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, E2 जो होगा वो माइनस में होगा। तो इसलिए हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसलिए जो E की वैल्यू हो जाएगी आपकी, E हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका आता है बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आपका आया था, ठीक है। तो इसका इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के आपका कांस्टेंट है जो, वो आपका बाहर आ जाएगा, इसको हम कॉमन लेते हैं। बाकी का जो बचता है वो बचता है Q माइनस क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद जो हमारा E आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो कि हमारा कॉमन है। तो उसके बाद हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों भी हमारा कॉमन है इसको भी बाहर ले लेते हैं हम, ये भी हमारा बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ये आता है
आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा 4rl, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, कुछ इस प्रकार से ये है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया 4rn इंटू क्यू इंटू 4r अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका अगर आप होल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका r टू पावर 4 माइनस l टू पावर, ठीक है। तो ये जो आपका है r माइनस एल इंटू आर माइनस एल एल इंटू आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ के लिखेंगे अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लिखेंगे 2q इंटू एल इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 4 एल क्यू आर, तो जैसा कि हमें पता है कि क्योंकि 2q इंटू जो एल होता है वो होता है आपका p, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपका मूवमेंट होता है, यानी ये इसका टॉर्क है, तो ये टॉर्क है तो इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे p आ जाएगा। तो इसको हम आगे कैरी आउट करते हैं, यहाँ कैरी करते हैं इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आ जाइए यहाँ। तो इसके बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे तो p आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका E इक्वल टू है, E इक्वल टू, और यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम देखें तो जो L इसकी डिस्टेंस है, डाइपोल की डिस्टेंस वो बहुत ही शॉर्टर है इससे, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल ऑफ ईदर साइड, ठीक है, इज वेरी शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड दैट पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो L इज लेस देन R, यानी L बहुत छोटा है R से, या ये कहें R बहुत बड़ा है L से, ये काफी बड़ी डिस्टेंस हो जाती है और इस कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए जो E की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो L को नेगलेक्ट कर देंगे हम, 2pr अपॉन r टू पावर 4, r से r एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r और एक की, ठीक है। अगर हम इसमें भी लेट k इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलती है, अगर वहां पर परमिटिविटी 1 है, हमने लेट करी हुई है, तो ये हमें मिलेगा 2p अपॉन r की, न्यूटन पर कूलम्ब जो इसकी यूनिट होती है, तो ये आपका आ जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल कंडीशन, यानी एट एक्सियल पॉइंट, तो वो आपकी ये आ जाती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहीं पे आपकी ये डायरेक्शन खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा हमने E1 E2 निकाला, वहां से एक रिजल्टेंट निकाला और वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो जो हमारा दूसरा आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल कंडीशन। ये तो हमने निकाल दी एक्सियल पर, अब हम इक्वेटोरियल कंडीशन पे इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं।
सो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम निकाल रहे हैं एट इक्वेटोरियल कंडीशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं कि वैद्युत विद्रोह की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि निरक्षीय नाम से पता चल रहा है कि वो एक्सिस पे अपना है नहीं, वो अपने एक्सिस से अलग है, यानी इक्वेटोरियल कंडीशन। निरक्षीय मतलब एक्सियल नहीं है। सो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रेगुलरली जो होता है। तो ये पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसा हम जानते हैं ये होता है 12, और जो मिडिल पॉइंट होता है ये होता है ओ, और ये हमारा ए बी। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फर्स्ट के कारण, जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो होगा आपका यहां पर, ये होगा आपका E1, और जो माइनस क्यू यानी डाइपोल के इस एच की ओर से, इस सिरे की ओर से जो जनरेट होगा वो होगा E2। ठीक है, जैसे हम जानते हैं परपेंडिकुलर है, तो यहां पर इनका एक जो लीनियर लाइन होती है क्रॉस होती है, ठीक है, ये लीनियर लाइन। तो यहां पर जो एंगल बनेगा हम जानते हैं थीटा बनता है, बोथ साइड इक्वल ही एंगल बनता है, ये थीटा है। तो आप देख सकते हैं आप कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो है आपकी आर। ठीक है, ये ओ से और पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी आर है। तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज में है ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी उतना ही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहां से हम निकालते हैं, तो अब समझते हैं कि E1 यानी कि प्लस क्यू के कारण ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और इससे जो पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है हमें। ठीक है, E1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है E2, E1 निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये है आपका, और E2 जो आपका आएगा वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, वो भी सेम आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो रूट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है दोनों पॉइंट वो सेम आ रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं हमें पी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है हमें इसको लेना है, ये रिजल्टेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये वो पी पॉइंट है, ये है हमारा E1। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे फिर से बताया आपको। सो द एंगल एट दिस पॉइंट विल बी, if we take the line and if we draw the line along this, so it will be E1 cos theta, क्योंकि ये थीटा है इसलिए आप सब जानते हैं ये होगा आपका, ये आपका थीटा एंगल होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइंस, ये जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो इसलिए जो एंगल यहाँ पे है इसलिए ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। तो जो ये बीच वाला जो लाइन है तो इसके लिए ये E1 cos थीटा है, दूसरे के लिए E2 cos थीटा है। ठीक है,
तो जैसे हम जानते हैं कि जब ये रिजल्टेंट सेम होता है तो रिजल्टेंट प्लस हो जाता है, तो इसका सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपको E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। तो यहां से हमें ये मिलता है, तो अब हम रिजल्टेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो E इक्वल टू क्या होगा आपका, जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि हमने अभी डिस्कस करा। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड। E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हम इसको कॉमन पहले ही ले लेते हैं, इंटू क्यू, तो cos थीटा प्लस cos थीटा यानी 2 cos थीटा, ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2 cos थीटा, हाँ 2 cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमें यहां तक मिल जाता है। इसके बाद जो हमें वैल्यू है वो cos थीटा की निकालनी होगी। इसके बाद हम आगे लिखते हैं, तो cos थीटा की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2। तो जो हमें दिख रहा है कि cos थीटा यानी ये एंगल, ये वाला एंगल, या यहाँ कुछ भी ले लें, तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू जैसे ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिज्म। तो हाइपोटेनिज्म ये है और बेस आपका ये यानी एल, जो हो जाएगा आपका एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर पर प्लस आर का फुल स्क्वायर, तो cos थीटा है। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q इंटू एल, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क है, तो ये होता है आपका P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है R और L, यानी जहां जो ये वैल्यू है L, ये बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस है, इट इज वेरी शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन O एंड द पॉइंट, सो वी कंसिडर इट L is very less than R, so it will be 1/4 pi epsilon naught K P upon R square, and let's suppose we take K is equal to 1, so we will get the final answer E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square, so this is our final term and Newton per coulomb. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल कंडीशन हमें जो मिलती है वो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो ये जो हमने दो डेरिवेशन डिस्कस करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी डेरिवेशन की ओर। जैसे कि आपने समझा हुआ कि हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला है। इक्वेटोरियल मतलब जो एक्सियल नहीं, एक्सिस इसकी ये है और इक्वेटोरियल मतलब यहाँ। इससे पहले वाले केस में क्या डिस्कस करा था हमने कि एक्सियल कंडीशन यानी अक्षीय स्थिति पर। इस बार हमने निरक्षीय स्थिति पर डिस्कस करा है, यानी इक्वेटोरियल कंडीशन पे हमने निकाला है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो इसके बाद हम थर्ड की ओर मूव करते हैं। तो जो थर्ड आपका आएगा तो थर्ड आपके पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइपोल एट एनी पॉइंट
तो उसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा डायग्राम होगा, ये है हमारा डायपोल, ठीक है। तो हम एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें डायपोल को मूवमेंट करानी होगी। तो ये है आपका वो डायपोल जो कि मूव कर रहा है। ये एक ही डायपोल है लेकिन इसके अलग अलग मूवमेंट्स हैं, ठीक है। ये है आपका प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है ए बी, इनकी जो बीच की डिस्टेंस आपको पता है 12 होती है। तो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ इमेजिनेबल लाइन इन द डॉट डॉट फॉर्म लाइक दिस, इट विल अलाइन इट। तो P पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो जो प्लस क्यू से हमारी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस साइड को होगा, इट विल बी E1। और जो इसके लिए होगा यानी माइनस क्यू से, वो होगा आपका E2। तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये आपका थीटा एंगल, ये भी आपका थीटा एंगल, ये आपका P पॉइंट है, ये है थीटा एंगल। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप इस पे ये लगाते हैं, आप इस पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ये वाला, ये थीटा है, ठीक है ना, और ये P है, तो इसको जो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली, ये अपॉन ये, तो कॉस थीटा होता है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो P कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी हो जाएगा P कॉस थीटा। यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस होगा आपकी R, और जो ये जो आपका आया, ये रिजल्टेंट आया आपका P कॉस थीटा, और ये जो आएगा आपका वो आएगा P साइन थीटा। यानी ये भी वही है, ये भी एक प्रकार से E2 ही है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये P साइन थीटा, यानी ये भी P साइन थीटा होगा, जो ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका P साइन थीटा। तो इसके बाद हम जानते हैं कि E की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, E इंटेंसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी E1 प्लस E2, जैसे कि हमें पता है यही निकलेगी। तो इसके लिए हमें पहले E1 फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन E2। पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर हम E1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द पॉइंट P इज अलाइनिंग इट इन द एक्सियल कंडीशन। अच्छे स्थिति में ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, अच्छे स्थिति में ये इसकी स्थित है। तो इसलिए पहले हम इस जो पोजीशन में इसका फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे। तो E1 जो हमारा होगा वो होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक्सियल कंडीशन में है, तो एक्सियल कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, सॉरी 2P अपॉन RQ। और क्योंकि कॉस थीटा ये भी आएगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये भी इसके साथ ऐड होगा, तो ये आएगा कॉस थीटा, जो भी आपको इक्वेशन फर्स्ट। और जो E2 आएगा आपका वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साइन थीटा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। इसके बाद E इक्वल टू जो आएगा आपका, ये सम हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मैं इसको कॉमन लेता हूँ, P अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा 2 अपॉन R कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा तो जो इसका आपका प्लस होगा, जैसे कि मैंने बताया, तो क्योंकि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, तो जैसे कि इसमें ये E1 होते हैं, ये E2 होता है, ठीक है। ये बीच पे जो एंगल होता है थीटा,
तो इसमें रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता ही है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है ना, इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका E1 और E2 के बीच में, वो है 90, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो इसलिए हम केवल इतना ही यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E1 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन r। ये है हमारी एक्चुअल कंडीशन में, और ये आएगा cos थीटा। क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए इसको भी ऐड करना बहुत जरूरी है। E2 जो हमारा आएगा वो है ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ आएगा, जैसे कि हम जानते हैं p/r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसलिए E की जो वैल्यू होगी वो होगी, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर E1 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब मैं अगर इसको कॉमन ले लूं, p/r स्क्वायर दोनों में है, तो ये हो जाएगा p/r स्क्वायर। कॉमन आया, इतना कॉमन आया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि ये वैल्यू जो होती है ये भी r³ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p/r स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, अंदर बच जाएगा आपका साइन थीटा और सॉरी r³ प्लस 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको E इक्वल टू, ये तो क्योंकि स्क्वायर रूट से अब बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट k तो ये जो आपका है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक cos स्क्वायर थीटा हम तोड़ देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तब हमारे पास रिमेनिंग रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल गया है, इसलिए ये हमारी जो वैल्यू आती है ये आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू p/r³, और ये हमारी स्क्वायर रूट में है, ये आती है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इतनी हमें वैल्यू मिल जाती है। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि ये परमिटिविटी है, इसको हटाना पड़ेगा, या हम इसको लेट k इक्वल टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसे कांस्टेंट ले लेते हैं, इसलिए लेट k इक्वल टू 1। सो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा न्यूटन पर कूलम। So this is our third condition where we are finding electric field intensity at any point. And previously we found that electric field intensity in equatorial condition, and previous then we found that electric field intensity in axial condition. तो ये सारी आपके पास तीनों डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रह जाती, क्योंकि ये सारे काफी साल मैंने देखा है कि एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा ही जाता है। नहीं तो एटलीस्ट आपके यूनिट एग्जाम या मंथली एग्जाम जितने भी होते हैं या हाफ ईयर एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम में ये एटलीस्ट पूछा ही जाएगा।
तो इसलिए आप इसको प्लीज रिमेम्बर कर दें और बिल्कुल ही आप इसको समझ जाएं। और अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ समझना है तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो की लिंक भेज दूंगा। वो मेरी प्रीवियस वीडियो है, तो उसको देखना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, यानी वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में बलयुग्म पर लगने वाला आघूर्ण, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो एक्सटर्नल सिस्टम में है, तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा है हम उसको जानते हैं। तो हिंदी में या हम इसे कह सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। जैसे कि आप सबको पता ही होगा टॉर्क क्या होता है। टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है, तो किसी जो सिस्टम पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो एक एंगुलर फोर्स होता है। एंगुलर फोर्स, तो जितना हम उस पर एंगुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो लीनियर पॉइंट है, ठीक है ना, तो लीनियर डायरेक्शन में जितना हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो उस लाइन का और इस फोर्स का मल्टीप्लीकेशन टॉर्क होता है। यानी टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिस परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग वो अप्लाई हो रहा है, तो ये होता है हमारा टॉर्क। तो चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। जैसे कि मैं आपके सबके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टॉर्क लगता है वो कैसा लगता है, क्योंकि फोर्स और जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन है उसके मल्टीप्लीकेशन में जो, क्योंकि फोर्स और उसके परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं टॉर्क। उसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है आपका एफ इंटू आर, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, and this is electric field. So this is plus q, this is minus q, because this is the electric dipole. A B, the distance is 2l, ठीक है। ये जो एंगल है ये है थीटा, तो इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस हो जाएगा जो इसके ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, एक जो फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो ये लाइन होगी यही टॉर्क को डिफाइन करने में हमें बहुत हेल्प करेगी। ये जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलावा में परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे मैंने प्रीवियस डिस्कस किया है, ये हो जाएगा 2l cos थीटा। तो जैसे मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है, इसका जो यहाँ पे वैल्यू आती है ये आती है 2l sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा आपका 12 cos थीटा, ये आएगा आपका 12 sin थीटा, बिकॉज दिस इज एंगल थीटा। सो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, हम उसको मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे यूजर्स हैं। सो वी यूज दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन जनरेटर्स, इन टर्बाइंस और मैनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैनी काइंड ऑफ मशीन्स। So we use this electric dipoles as a movement और as a torque producer। तो इससे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें इसे मूव कराना पड़ता है, इसका ही हम टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, जो टाउ यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स तो हमारा वही रहेगा, लेकिन जो हमारा आर लगेगा, आर मीन्स जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
2L साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल नहीं रहा है, लेकिन एफ की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू होता है आपका एफ अपन क्यू। सो एफ जो होगा आपका होगा E इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो टाउ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एफ इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। सो टाउ विल बी क्यू इंटू 2L। जैसे कि आप जानते हैं ये भी टॉर्क होता है एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो एफ इंटू पी साइन थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो आपने पढ़ा होगा जो परिमाण होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, जैसे कि ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी, तो जो इनके बीच का मल्टीप्लीकेशन होता है ये क्रॉस में होता है, ए क्रॉस बी होता है आपका ए बी साइन थीटा। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार यहां जो हमारा टाउ आ जाएगा टॉर्क इसको टू ये हो जाएगा एफ क्रॉस पी। दिस इज न्यूटन मीटर, जो कि हमारे टॉर्क की यूनिट होती है। तो ये काफी इजी था समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है किसी भी मीडियम से, चाहे यहाँ पे एक मैग्नेट हो या किसी भी मीडियम से इसको मूवमेंट कराया जा रहा हो। तो टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस पी हो गया है। तो होप सो दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन एंड एट एनी पॉइंट कंडीशन। तो ये तीनों काफी इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, काफी इजी वे में। तो आई होप कि आपने ये सब याद किया होगा और आपने काफी कॉन्सेंट्रेटली इसको ध्यान दिया होगा, तो आपकी समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा। सो गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो पहला चैप्टर था, पहली यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो उसमें पहला चैप्टर था, जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लो तो आपके जो इस चैप्टर से जितने भी मार्क्स होते हैं तो आपके पक्का है कि आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी आपके पास 4 या 5 चैप्टर्स और हैं, तो 8 मार्क्स का, यानी इससे भी कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ही लर्न कर दें और आई होप सो कि आपको ये बहुत समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।